और ये रिकॉर्डिंग्स आपको टाइमली जो है वो मिल जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, किन्जा आपने भेज दिया है बेटा उनको, लिंक्स सबको? जी सर, मैंने सबको भेज दिया है। ठीक है। चलें, जब तक हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस सवाल में किसी को, हाँ ये पूरा कर लेते हैं बल्कि। हमने बोला कि भाई री एंटर करो, और जब हमने री एंटर किया तो हम लोगों ने इनपुट ले लिया। मिसाल के तौर पे हम लोगों ने एक मीनिंगफुल वेरिएबल बना लिया। क्या बनाया? लेट सपोज हमने बना लिया मेजरमेंट चेक। सही है। ये एक मीनिंगफुल आइडेंटिफायर है। असल में वेरिएबल्स को हम लोग आइडेंटिफायर्स भी बोलते हैं। बेटा अभी आप लोग अपने माइक म्यूट कर लें, जब मैं बोलूंगा तो फिर आप लोग बात कीजिएगा, ठीक है? तो एक मीनिंगफुल आइडेंटिफायर भी है, और पढ़ के समझ में भी आ रहा है कि भाई मेजरमेंट चेक और एक मेजरमेंट, तो दो वेरिएबल्स हमारे पास हो गए, दोनों में हम लोगों ने इनपुट ले लिया। उसके बाद हम लोगों ने अब रिपीट को अपने खत्म करना है। देखो, रिपीट का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि रिपीट होता ही रहेगा। मतलब ये होता है कि इफ द यूजर हैज इनपुटेड द करेक्ट डेटा फॉर द इवन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो रिपीट खत्म हो जाएगा। इसमें कहीं पे भी ये शर्त नहीं है कि भाई इतनी दफा रिपीट चलना चाहिए या हमें इतनी दफा जो है वो आइट्रेशन करवानी है। नो, रिपीट सिर्फ इसलिए यूज होता है कि एक कंडीशनल लूप है, अगर पहली बार ही कंडीशन ट्रू हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही तो रिपीट होगा वो। तो अब हम लोग का काम हो गया पूरा। अब हम लोग लेके आएंगे कंडीशन अपनी अनटिल की। जी लेंगे। सर, रिपीट जो है वो फॉल्स वो कंडीशन पे चलता है। लिंक। एक मिनट, एक एक करके बोलें जी। सर वो लिंक भेज दें क्योंकि कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि वो नहीं आ पा रहे मीटिंग में। अच्छा। ठीक है, मैं आपको भेज रहा हूँ, आप उनको भेज दें, ठीक है? ग्रुप पे नहीं भेज रहा मैं। सर इसमें डबल ओके सर। एंट्री चेक कहाँ पे है? वही तो आ रहा है अभी। देखें, आपको लिंक मिली है किन्जा? सर रिपीट एंटल जो है वो हमारा क्या कहते हैं फॉल्स कंडीशन पे चलता है ना लूप। जी। जब तक कंडीशन फॉल्स रहेगी लूप रिपीट होता रहेगा, जैसी कंडीशन ट्रू होगी लूप खत्म हो जाएगा। अब लेकिन कंडीशन कैसे बनानी, देखो डबल एंट्री कैसे होगी याद है करो। डबल एंट्री ऐसे होगी कि हमने पहले कहा कि बेटा जो मेजरमेंट के अंदर वैल्यू यूजर लेके आया ना, अगर वो इक्वल हो जाए मेजरमेंट चेक के, तो खत्म हो जाएगा लूप। बात समझ में आई क्या हुआ? हम लोगों ने दो वेरिएबल्स लिए, दोनों में सेम इनपुट करवाया यूजर से, और दोनों को कंपेयर कर लिया कि भाई दोनों सेम है या नहीं है। इफ दोनों सेम है तो ठीक है, तो इसका मतलब है कि यूजर ने पासवर्ड या मेजरमेंट जो भी एंटर किया है वो सही किया है। और अगर दोनों सेम नहीं है तो वो क्या करेगा, फिर वो रिपीट करेगा और बोलेगा प्लीज एंटर मेजरमेंट, प्लीज री एंटर मेजरमेंट, फिर चेक करेगा। फिर अगर दोनों सेम है तो ठीक है, नहीं है तो फिर बोलेगा प्लीज एंटर मेजरमेंट, प्लीज री एंटर मेजरमेंट। ये चलता रहेगा जब तक के सही चीज नहीं आ जाती। मिसाल के तौर पे यूजर ने यहाँ पे एक मेजरमेंट लिखी, और कोई भी मेजरमेंट लिखी, उसने लिखा भाई 5 सेंटीमीटर्स इज द मेजरमेंट लेट सपोज, और यहाँ पे भी उसने लिखा 5 सेंटीमीटर। तो अब जब ये दोनों 5 हो जाएंगे तो ये दोनों हो जाएंगी अनटिल कंडीशन हो जाएगी क्या बेटा, ट्रू हो जाएगी। तो जैसी ट्रू होगी तो लूप अपने एंड पे आ जाएगा। और अगर उसने कोई भी वैल्यू गलत एंटर कर दी होगी, 5 के बजाय 6 डाल दी, 6 के बजाय कुछ और डाल दी, तो क्या होगा कि वो वैल्यू वहां, वो सॉरी लूप वहां पे चलता रहेगा जब तक के सही वैल्यूज दोनों सेम नहीं आ जाती। मिसाल के तौर पे यूजर ने अगर यहाँ पे आके कुछ भी और लिख दिया, यहाँ पे उसने 7 लिख दिया, तो जैसे ही मेजरमेंट चेक के अंदर हमारे पास वैल्यू 7 आएगी तो कंडीशन ट्रू नहीं हुई, जिसका मतलब है कि कंडीशन हो गई फॉल्स। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो दोबारा से लूप चला जाएगा रिपीट के ऊपर, और फिर वो यूजर को प्रॉम्प्ट करेगा दोबारा से वही सारे काम करने के लिए। क्या ये बात सही है भाई? बताएं, आगे चलें। जी सर यहाँ पे आफ्टर द लूप हैज एंडेड उसके बाद आउटपुट नहीं आएगा। कहाँ पे? जहाँ पे लाइक अंटिल आया है, अंटिल हाँ हाँ मेजरमेंट के बाद लूप खत्म हो चुका है उसके बाद आउटपुट नहीं लिख रहे होते हम लोग। हाँ हाँ, वो कब लिख रहे होते हैं कि जब हमारे पास सवाल में कोई रिक्वायरमेंट होती है, मिसाल के तौर पे कि आउटपुट करवा दो कि भाई सक्सेसफुली जो है वो कुछ हो गया है,
जैसे मैंने कहा था ना कि भाई पासवर्ड है तो पासवर्ड सक्सेसफुली हो गया है या लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट सवाल में लिखी हुई है तो जरूर लिखो। लेकिन अगर आप सवाल के नंबर चेक करो तो 3 नंबर का सवाल है, इसमें आप हद से हद 3 फंक्शन यूज करेंगे। जैसे एक रिपीट का किया, एक आउटपुट का किया और एक इनपुट का किया, बस। फिर आप ओके मजीद उस सर। पर चले जाएंगे ना तो फिर वो एक ज्यादा लंबी हो जाएगी, उसको छोड़ दें। अगर हाँ उन्होंने मांगा हो तो सवाल में सर तो हम मुझे जरूर करते हैं। हम्म। पूछना है कि इसमें बोले। हम वाइल डू वाली यूज कर सकते हैं, देखो, अगर हम लूप वाइल डू वाइल करेंगे ना वाला। मिसाल के तौर पे, तो लंबी कितनी होगी मैं सिर्फ ये समझा देता हूँ थोड़ा सा आपको, कि लंबी कितनी होने वाली है। अब चेक करो, अगर मिसाल के तौर पे मैं इस सवाल को करता हूँ वाइल से, तो वाइल बोलेगा कि पहले हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए। सही है। अच्छा, लेकिन ये हो भी नहीं पाएगा इत्तेफाक से, क्योंकि देखो पहले हम लोग लेंगे सारा का सारा इनपुट इन चारों में, दोनों में, सॉरी इन दोनों में हम लोगों ने इनपुट लिया। फिर हम जब दोनों में पहले ही इनपुट ले चुके हुए होंगे तो हम लगाएंगे वाइल। सही है। और वाइल में हम लोगों ने कंडीशन रखी मिसाल के तौर पे, समझना बात को, हमने वाइल के अंदर रखी वाइल मेजरमेंट इक्वल्स टू मेजरमेंट चेक। तो फिर हमें कोई प्रॉम्प्ट लाजमी देना पड़ेगा यूजर को समझाने के लिए कि क्या हुआ है ना। जैसे ही ये आएगा ना डू के अंदर, ये देखो, जब ये आया डू के अंदर, तो अब डू के अंदर हमें कुछ जैसे बताना बताना पड़ेगा ना पड़ेगा कि कि लूप। हाँ एग्जैक्टली exactly। हमें बताना पड़ेगा कि भाई कुछ हुआ है ना, तो हम कहेंगे कि भाई मिसाल के तौर पे अगर ये हो गए हैं सही, दोनों वैल्यू सेम हो गए हैं, तो हम कहेंगे भाई मिसाल एक्सेप्टेड लिख दिया हमने, एक्सेप्टेड। लेकिन अगर नहीं हुए मिसाल के तौर पे, तो फिर हमें ये चारों सेंटेंसेस दोबारा से यहाँ नीचे लिखने होंगे। अब आप बात समझें, पहले भी हमने इनपुट चाहिए होगा दोनों के अंदर, और लूप के अंदर भी हमें दोनों के अंदर दोबारा से इनपुट लेना पड़ेगा मेजरमेंट और मेजरमेंट चेक के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर तो वाइल की कंडीशन यहाँ पे ट्रू नहीं हुई, यानी कि फॉल्स हो गई, तो मुझे बताओ वाइल अपने ऊपर लिखी हुई स्टेटमेंट को कैसे रिपीट करेगा, क्योंकि वो तो लूप की बॉडी के बाहर है। तो उनको भी फिर लूप की बॉडी के अंदर लेके आना पड़ेगा। इससे लंबी ये होने वाली है फिर, कि आप बजाय 4 लाइनों में खत्म करने के आपका प्रोग्राम 8 से 10 लाइनों पे चला जाएगा। तो इस हवाले से हमें ये बहुत ख्याल रख के अपना लूप सिलेक्ट करना है। देखो हो तो सकता है जैसे अभी मैंने यहाँ पे किया, हो तो गया, लेकिन एक इजाफी चीज क्या आ गई, एक आउटपुट का प्रॉम्प्ट हमें शो करना पड़ रहा है। वरना तो पता ही नहीं चलेगा ना, मतलब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ बंद हो गया, यूजर को क्या पता चला कि क्या हुआ। और ये हमें कब पता चलेगा, जब हम इसको पाइथन पे कर रहे होंगे, अगर हमें कभी टाइम मिला कभी। तो पाइथन पे अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और बंद हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा फिर। तो हमें इसलिए कोई प्रॉम्प्ट शो करना पड़ेगा। तो बहरहाल इस प्रोग्राम को हम वाइल डू पे नहीं लेके जाएंगे। रिपीट अंटिल इज वेरी वेरी सूटेबल फॉर दिस क्वेश्चन स्पेसिफिकली। और क्या ये बात सही है? इसमें एक और चीज जी। पूछी थी कि हम इसमें इनिशियलाइजेशन और प्रॉम्प्टिंग मैसेजेस नहीं डालेंगे। इनिशियलाइजेशन हम किस चीज में डालें? मेजरमेंट या मेजरमेंट चेक की। जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए उसने सिर्फ ये पूछा है कि, उसने पूछा ये है कि एक सूडो कोड लिखो जिसमें डबल एंट्री चेक करना है। तो इसका मतलब है कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि भाई डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन सब चीजें हो चुकी हैं। और हर वेरिएबल को इनिशियलाइज कराना जरूरी भी नहीं होता। इनिशियलाइज कराना जरूरी नहीं होता, डिक्लेयर करना जरूरी होता है। ये दो अलग बातें हैं। कि मिसाल के तौर पे मैंने एक मेजरमेंट नाम का वेरिएबल लिया, जैसे इस तरह से मैं कर ही दूं कि भाई मैंने डिक्लेयर किया एक मेजरमेंट नाम का वेरिएबल, और उसकी कोई डाटा टाइप भी मैंने रख दी, लेट सपोज मैंने रियल रख दी। तो अगर मैं इसको इनिशियलाइज ना भी कर रहा हूँ, कोई इनिशियल वैल्यू ना भी दूं, तो इट्स वेरी ओके, मैं उसमें डायरेक्टली यूजर से इनपुट ले सकता हूँ। इनिशियलाइजेशन हम नॉर्मली उस वेरिएबल में कराते हैं कि जिसकी वैसे ही हमें एक इनिशियल वैल्यू लाजमी चाहिए होती है उसकी एक नई वैल्यू बनाने के लिए। मिसाल के तौर पे हम लोग ज्यादातर आपने देखा होगा जो टोटलिंग करते हैं, तो टोटल को हम इनिशियलाइज लाजमी कराते हैं। क्यों? क्योंकि जब टोटल इक्वल होता है टोटल प्लस कुछ भी, जो जैसे हमने मार्क वाला एक सवाल देखा होगा आप लोगों ने, तो उसमें ये होता है कि टोटल की नई वैल्यू जनरेट ही उसकी इनिशियल वैल्यू को देखते हुए होगी। अगर टोटल की कोई वैल्यू है ही नहीं तो टोटल प्लस मार्क कैसे होगा? तो भाई कोई वैल्यू होने का मतलब है कि टोटल की अगर चेज जीरो भी है तो दैट्स अ वैल्यू। तो वहां पे हमें इनिशियलाइज करवाना पड़ता है। लेकिन मेजरमेंट वाले सवाल में अगर आप गौर करें तो इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि जो
इंक्रीमेंट कर रही हो अपनी वैल्यू उसकी प्रीवियस वैल्यू को देखते हुए। तो दैट्स वाई हम लोगों को मेजरमेंट नाम का कोई वेरिएबल इनिशियलाइज कराने की जरूरत नहीं है। और 3 नंबर के सवाल में तो कतई तौर पे नहीं आएगी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट कि जिसमें आपको ये 2-3 काम अलग अलग करने पड़े होंगे। सही है भाई? जी। जी सर। ओके भाई, बाकी लोग भी बात कर सकते हैं कोई चीज ना समझ में आ रही हो, क्योंकि मुझे आपकी चैट्स नहीं दिखाई देंगी, इसलिए मुझसे चैट से मत पूछिएगा, डायरेक्टली मुझे आप यहीं पे ही पूछें। ओके। सर जी इस इंटर मेजरमेंट और प्लीज इंटर वाले जो वेरिएबल्स है हमें इन्हें भी इनिशियलाइज करवाना होता है अगर लाइक इफ द देखें, ओके सर। अगर आप वैसे मुझसे पूछेंगे अगर हम किसी हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं बाकायदा तो क्या हमें करवाना होता है, तो जी हमें करवाना होता है। यस, अगर हम पाइथन पे काम कर रहे होंगे तो मेजरमेंट इनिशियलाइज कराना पड़ेगा, रीचेक वाला मेजरमेंट चेक भी इनिशियलाइज कराना पड़ेगा अगर हम पाइथन में काम कर रहे हैं, बिकॉज द कंपाइलर और इंटरप्रेटर नीड्स टू नो के एक यूजर ने एक मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल के लिए स्पेस अलॉट करवाई है, वहां पे रिक्वायरमेंट आएगी आपके पास। लेकिन वो तब आएगी कि जब यू आर ऑप्टिंग फॉर द प्रोग्राम कोड रेदर देन द सूडो कोड। तो अभी लेकिन मैं आप में से किसी को भी मशवरा नहीं दूंगा कि आप प्रोग्राम कोड में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करें, इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। सूडो कोड पे स्टिक रहें, क्योंकि पूरे टाइम आप लोग सूडो कोड ही सिर्फ पढ़े हैं। तो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है कि आप किसी भी लैंग्वेज के ऊपर जाके उस पर अटेम्प्ट मारने की कोशिश करें, बहुत बुरा डिजास्टर हो जाएगा। सही है, छोड़ दें उसको, उसको हम फिर देखेंगे कभी। चलो, चलें आगे भाई। हाँ बच्चों, चलें आगे। जी चलो आगे चलो। सर्कल 5 फाइल हैंडलिंग ऑपरेशंस, चैप्टर नंबर 9 का सवाल है डेटाबेसेस में से, कि जिसमें हमें फाइल हैंडलिंग, नहीं चैप्टर 9, हाँ चैप्टर नंबर 9 का, ये सही है। इसमें सिर्फ आपको टिक करना, वो सर्कल करना है। भाई मैं बता देता हूँ, क्रिएट हो गया, क्लोज हो गया, ओपन हो गया, रीड रीड हो गया, राइट हो राइट। गया। सही है, आउटपुट नहीं। ठीक है भाई, 5 हो गए हमारे पास। सही है, आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि स्टेट 3 डिफरेंट फीचर्स ऑफ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट अ प्रोग्रामर कुड यूज टू मेक श्योर दैट देयर प्रोग्राम विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड बाय अनदर प्रोग्रामर। हाँ, ये मैं पहली दो तीन दो दूसरी क्लास होती है ना, उसमें ये मैं लाजमी डिस्कशन करता हूँ, जब हम एनालिसिस पे बात कर रहे होते हैं, स्पेशली पीडीएलसी को जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं, तो वहां पे मैं ये लाजमी ये फीचर्स को डिस्कस कर रहा होता हूँ कि भाई आपने अगर दूसरे बंदे को अपना कोड समझाना है तो आपको क्या करना होगा। क्या किसी को आइडिया है कि उसको क्या करना होगा? सर वो मीनिंगफुल कमेंट्स। हाँ, मीनिंगफुल ना भी हो, कमेंट्स को तो बस कमेंट्स ही जाने दें। तो भाई सिंपल सी बात यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है वो है यूज ऑफ कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं भाई, या कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स वो चीजें होती हैं, वो लाइन ऑफ टेक्स्ट होता है कि जिसको कंपाइलर या इंटरप्रेटर आपका टोटली इग्नोर कर देता है। सही है, जिसको कंपाइलर या इंटरप्रेटर क्या करता है, टोटली इग्नोर कर देता है। तो उसको हम कहते हैं कमेंट्स। मिसाल के तौर पे कमेंट्स मैंने कुछ भी लिखे ना, तो वो ना फंक्शन काउंट होगा, ना वो वेरिएबल काउंट होगा, ना वो कुछ और वैल्यू काउंट होगी, उसको कंपाइलर या इंटरप्रेटर टोटली इग्नोर कर देगा। सही है, वो किसी भी खाते में नहीं आएगा, मतलब ये सिंपल वर्ड चाहिए कि वो किसी खाते में नहीं आएंगे। मिसाल के तौर पे किसी लाइन ऑफ कोड में हमने टोटलिंग कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे, और हमने उसको लिखा कि भाई सूडो कोड में कैसे लिखते हैं भाई, डबल स्लैश डाल के कमेंट लिखते हैं, ठीक है, सूडो कोड के अंदर भी और पाइथन के अंदर भी। डबल सॉरी, पाइथन के अंदर नहीं, सी प्लस प्लस के अंदर और सूडो कोड के अंदर डबल स्लैश, पाइथन के अंदर हैश से हम लोग स्टार्ट करते हैं कमेंट। ओके, तो डबल स्लैश डाल के जो भी चीज लिखी जाएगी वो कमेंट काउंट होगा सूडो कोड के अंदर। मिसाल के तौर पे हम टोटलिंग कर रहे थे तो हमने कहा कि वी आर डूइंग टोटलिंग हियर। अब देखो, बस हमने प्रोग्रामर दूसरे को ये समझा दिया कि भाई ये जो हमने लाइन ऑफ कोड लिखा है ना, इसमें टोटलिंग हो रही है।
नथिंग रॉकेट साइंस, कुछ भी नहीं होता, बस अपने समझने के लिए बंदा जो भी लिखेगा, मीनिंगफुल हो ना हो, वो कमेंट कहलाएगा। पहला फीचर हो गया। अच्छा, दूसरा फीचर क्या होगा भाई, बताओ, दूसरा फीचर क्या होगा? हम्म। हाँ बच्चों, एक तो तुम लोग बोलते नहीं हो भाई, पता नहीं क्या मसला है, क्या होगा भाई? सर आज नहीं पता ना जवाब, इसलिए नहीं बोल हाँ रहे। तो, हाँ तो ये बोले ना कि नहीं पता, कोई बात नहीं। लेकिन हमारी वैसे, खामोशी में वैसे ही नहीं आवाज नहीं 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 नहीं, आ है। मैं बताता हूँ, देखें 11th के बिल्कुल एंड पे ना, अगर आप ये बोले ना नहीं पता, तो दैट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन थोड़ी सी। बहरहाल, चलो, तुक्का मारो कोई, और क्या हो सकता है, तुक्का मारो, क्योंकि पढ़ के ये सब लोग आ चुके हैं, ये जो चीजें अभी मैं लिखने वाला हूँ ये हर एक ने पढ़ी हुई हैं। तुक्का मार दो, चलो, कोई एक तुक्का मारे। जो हमारे प्रिंटिंग मैसेजेस होते हैं। प्रॉम्प्ट्स, यानी कि वही कहना चाह रही हैं जो हम आउटपुट में लिखते हैं, जी यही कहना चाह रही हैं? ओके। जी जी। लेकिन देखें, प्रोग्रामर के लिए वो किसी काम के नहीं है, बिकॉज वो होते हैं यूजर के लिए, कि यूजर को प्रॉम्प्ट किया जा रहा है। प्रोग्रामर जो हमारा सोर्स कोड देख रहा है, उसके लिए वो कोई भी फायदेमंद साबित नहीं हो रही वो चीज। अब मैं बताता हूँ क्या है। मीनिंगफुल आइडेंटिफायर्स होने चाहिए। मीनिंगफुल हाँ, आइडेंटिफायर्स। जबरदस्त बात है भाई, जबरदस्त। मीनिंगफुल आइडेंटिफायर्स, जिनको हम दूसरे अल्फाज में वेरिएबल्स ही कहते हैं, और बिल्कुल दूसरे अल्फाज में सूडो कोड में उनको हम कहते हैं डेटा आइटम्स। पढ़ा होगा आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7 के बिल्कुल स्टार्ट में। तो मीनिंगफुल आइडेंटिफायर से ये पता चलेगा हमें, जैसे अभी हमने यूज किया था ऊपर, कि भाई मेजरमेंट चेक, ये एक मीनिंगफुल आइडेंटिफायर है, कि उसको रीचेक किया जा रहा है, दूसरे को पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि अच्छा भाई ये वाला काम हो रहा है। इसकी एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगी भाई, जैसे मिसाल जो ऊपर हमने कमेंट यूज किया है, हमने टोटलिंग के लिए टोटल ले लिया, सम के लिए सम ले लिया, मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रोडक्ट ले लिया, प्राइस के लिए प्राइस ले लिया, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, यानी इसमें तो कोई भी, यू आर नॉट शॉर्ट ऑफ एनी एग्जाम्पल्स, जो भी आप लिखना चाहें आप लिख लें। थर्ड हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो आप लोग ना भी नेस्टेड तुक्का लूप्स मारे। यहाँ यूज करें हम। नहीं, आपको याद है, हम लोगों ने तो खैर, हमारी तो क्लास होती नहीं आप लोगों के साथ। डिक्लेरेशन। नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। एक कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ के आए होंगे चैप्टर नंबर 8 में। फरहीन, आपको तो 100% याद होना चाहिए, सही है। चैप्टर नंबर 8 में हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसको हमने नाम दिया था भाई मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का। रिवाइज भी हो जाएगा। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का मतलब ये था कि मेरा एक मेन प्रोग्राम होता है ना, उसको मैं स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करता हूँ, और उन पार्ट्स को मॉड्यूल्स बोलता हूँ। और ये कॉन्सेप्ट आया यहाँ से है कि मिसाल के तौर पे जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, या कोई ऐप बना रहे होते हैं, कोई गेम बना रहे होते हैं, तो ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि एक बंदा सारा काम कर ले। और अगर एक बंदा सारा काम कर भी ले, तो अगर वो एक साथ सारी कोडिंग करना शुरू कर देगा ना, तो इट विल क्रिएट अ टोटल मेस। होता क्या है, ऑर्गेनाइज करना है। तो अपने कोड को बहुत सारे स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करो, ताकि तुम्हें ये पता हो कि हर पार्ट कोई एक स्पेसिफिक काम करने के लिए बनाया गया है। सही है, ये कॉन्सेप्ट है, पहले ये कॉन्सेप्ट समझना कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। अब आओ, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की जो बेस है ना हमारे पास, वो किस चीज पे चलती है। हम सूडो कोड के अंदर कैसे अपने मेन प्रोग्राम को ब्रेक करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, वो आप लोग पढ़ के आ चुके हैं। वो दो चीजें होती हैं भाई, एक होते हैं प्रोसीजर्स, और एक होते हैं फंक्शंस। याद है भाई, प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस, जी सर। दोनों में बेसिक फर्क ये होता है कि प्रोसीजर्स नॉर्मली कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते, और फंक्शंस जो हैं वो नॉर्मली क्या है कि वो वैल्यू रिटर्न करता है। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोसीजर्स का कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं होता, नॉर्मली नहीं होता, पाइथन में नहीं है। तो पाइथन फंक्शंस ही बोलता है उसको, फ्रूटफुल फंक्शंस बोलता है पाइथन, जो यूजर डिफाइंड होते हैं, और उसमें वो फर्क नहीं करता। लेकिन सूडो कोड के अंदर हम लोगों ने एक फर्क बनाया हुआ है, खुद से ही एक चीज क्रिएट की हुई है। इसकी एग्जांपल में आप कुछ भी लिखते हैं, मिसाल के तौर पे हमने एक फंक्शन क्रिएट किया फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज, और एवरेज नाम दे दिया उसको,
और एवरेज में हम लोगों ने जो दो पैरामीटर्स लेते हैं, पैरामीटर्स अगर आपको नहीं याद तो भाई मुझे बता देना, जैसे मिसाल वैल्यू 1 वैल्यू 2, ये पैरामीटर्स ले लिया हमने, है ना भाई। ये एक आपका सिंपल सा एक प्रोसीजर बन गया, एग्जाम्पल में लिख दें। पैरामीटर्स के अंदर क्या आता है भाई, आर्ग्यूमेंट आता है, जो यूजर देता है वैल्यू उसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं, वो पैरामीटर के लिए बनाई जाती है। और अगर ये सारी चीजें इसमें नहीं सर समझ हम में ये आ भी रही, नहीं बता दें कि कौन सी डेटा टाइप है। हाँ बताते हैं। ये हमने एग्जाम्पल वो लिखी है जो हम मेन प्रोग्राम में कॉल करते हैं ना प्रोसीजर को, इतनी लंबी नहीं करें, बस एग्जाम्पल में बिल्कुल बेसिक वो लिखें कि जैसे हम जो मेन प्रोग्राम में हम कॉल करेंगे तो वो यही लिखेंगे ना, एवरेज लिखेंगे, पहली वैल्यू लिखेंगे, दूसरी वैल्यू लिखेंगे, अगर 3 है तो 3 लिखेंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे, डिपेंड करता है। तो बस वो आपने लिख दिया यहाँ पे, सही है। या आपका जो भी आपको कोई सर वैल प्रोसीजर का कोई, मतलब वैलिडेशन। नहीं, ये मैंने वैल्यू 1 वैल्यू 2 के लिए बस लिखा है, आप कुछ भी लिख दें, num1 num2 लिख दें, num3 ओके लिख दें, सर। आपकी अपनी मर्जी। मैंने वही कहा ना, जो एग्जाम्पल आपको याद है आप वो लिख दें, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, अब आपने एक फीचर लिखा, एक एग्जाम्पल, एक फीचर, एक एग्जाम्पल, एक फीचर, एक एग्जाम्पल, और आपको देखें कितनी कम लिखने में आपको 6 नंबर मिल गए। अगेन एक बड़ी बात है, 6 नंबर मिल गए भाई आपको। सही है जी, आगे चलते हैं। ब्लैंक पेज आ गया हमारे पास, और ये आया एक अच्छा सवाल हमारे पास। और ऐसा है कि आज हम अपनी क्लास को यहीं इस सवाल तक रखेंगे, इस सवाल को पूरा कर लेंगे ना, कल से इंशाल्लाह हम लोग फुल फॉर्म में आके सही से सॉल्व करेंगे। आज थोड़ा ज़्यादा लेट भी हो गया है, और एक और क्लास मैं नहीं करना चाह रहा इसके बाद, ठीक है। तो ये सवाल हमारा फिलहाल आखिरी है, इसके बाद से फिर कल सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, अब इस सवाल को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये सवाल क्या रहा है। सवाल कह रहा है, एन एल्गोरिथम हैज बीन रिटन इन सूडो कोड टू कैलकुलेट अ चेक डिजिट फॉर अ 4 डिजिट नंबर। अच्छा ठीक है, अभी इसको जहन में रखें, 4 डिजिट नंबर है, उससे एक फिफ्थ डिजिट जनरेट करना है जो कि चेक डिजिट बनेगा उसका। पहली लाइन तो ये कह रही है, द एल्गोरिथम देन आउटपुट्स द 5 डिजिट नंबर इंक्लूडिंग द चेक डिजिट, यानी जब आउटपुट करेगा ना वो, तो वो चेक डिजिट कैलकुलेट करके पूरा खुद आउटपुट देगा कि भाई ये चीज है। ओके, कह रहे हैं द एल्गोरिथम स्टॉप्स व्हेन -1 इज इनपुट एज द 4th डिजिट। कह रहे हैं कि अगर -1 आया इन द 4th पोजीशन तो एल्गोरिदम रुक जाए, यानी कि लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है। पार्ट ए कह रहा है कि गिव द लाइन नंबर्स फॉर द स्टेटमेंट्स शोइंग, मतलब वो कह रहे हैं कि ये बताओ कि कौन सी लाइन में टोटलिंग हो रही है, कौन सी लाइन में काउंट कंट्रोल लूप है, और कौन सी लाइन में पोस्ट कंडीशन लूप है। पहला काम तो ये है, ठीक है ठीक है। टोटलिंग लाइन 7 में हो रही है। टोटलिंग हो रही है लाइन नंबर 7 में, बिल्कुल सही है। और बताओ काउंट कंट्रोल लूप कहाँ है भाई। और 4 से 12 तक हमारी काउंट कंट्रोल लूप चल रहा है। हम्म, काउंट कंट्रोल लूप चल रहा है। काउंट कंट्रोल लूप अगर देखो ना तो 2 दफा फोर चल रहा से है। दो सही दफा, है, एक एंड में भी 16 to 18। सही है, 4 से 12 और और 16 से 18 तक। और 16 रिपीट से अंटिल 18, चल रहा है हमारा 2 से लेकर 20 तक। 2 से लेके 20 तक, जबरदस्त। 2 से लेके 20 तक, ठीक है। देखो भाई इतना सा काम किया, आपको 3 नंबर्स मिल गए। लेकिन अब मुश्किल काम आ गया भाई, इस प्रोग्राम में हमारे पास 3 एरर्स भी हैं। अब देखो, इसको चेक करो, ये काम कितना इजी था, सिर्फ लाइन नंबर बतानी थी। ये काम उससे कंपैरेटिवली अच्छा खासा मुश्किल है, लेकिन 3 नंबर ही हैं इसके भी, सही है। जबकि होना ये चाहिए था कि करेक्शन और एरर दोनों के मिला के 6 नंबर होने चाहिए थे, लेकिन एग्जामिनर को थोड़ा सा भी रहम नहीं आया बच्चों जो के ऊपर। अंटिल है ना उसमें -1 आना चाहिए। हाँ, अब प्रोग्राम को थोड़ा सा देखते हैं, चलते हैं देखते हुए। वो कह रहे हैं कि भाई एक हमारे पास फ्लैग है जो कि इनिशियली फॉल्स है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। रिपीट शुरू हुआ, टोटल इनिशियलाइज हुआ 0 से, फॉर का काउंटर चला 1 से लेके 4 तक, क्योंकि 4 डिजिट्स में इनपुट चाहिए था। अगर इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताना ही चाहूँ कि इन्होंने जो इनपुट लिया है नंबर, और ये काउंटर लिखा हुआ है साथ में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक एरे है, सही है, एरे है। एरे डाटा स्ट्रक्चर है जो कि आप लोग पढ़ के आ चुके हुए होंगे, 1D और 2D दो तरह के होते हैं। ये एक एरे है। इसके बाद अगर आप चेक करो, अच्छा इसमें पता है सीन क्या होता है, इसमें सीन ये होता है
कि इस प्रोग्राम को समझना कोई भी जरूरी नहीं होता। इसमें हमें बस ये समझना होता है कि कौन सी लाइन पे हमें कोई मसला लग रहा है कि यार ये नहीं होना चाहिए था यहाँ पे। अब आप अब आप सॉरी मुझे नहीं देखें, अब आप सवाल को देखें। सवाल ये कह रहा है कि भाई, अच्छा आगे चलते हैं। टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस नंबर इनटू काउंटर। अब आप में से कई बच्चे सवाल पूछेंगे, सर मल्टीप्लाई बाय काउंटर क्यों किया है इसने, है ना भाई। देखो, मल्टीप्लाई बाय काउंटर किया है या नहीं किया है, हमें इससे लेना देना है ही नहीं कोई। उसने क्या किया है उसका मसला है, ये उसका मसला है, ये हमारा नहीं है। हमें उस लाइन को सही करना है बस। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि ये असल में जो मल्टीप्लाई बाय काउंटर किया है, ये इसने मॉड्यूलो 10, एक एल्गोरिदम होता है चेक डिजिट को कैलकुलेट करने का। 11 की बात नहीं कर रहा, मॉड्यूलो 10 भी एक होता है। इसने वो यूज किया है। तो जैसे मॉड्यूलो 11 में हम सारी वैल्यूज को उसके वेट से मल्टीप्लाई करते थे, तो इसमें भी यही है कि उसके वेट से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो काउंटर असल में उसका वेट बन जाता है। सही है। अगर तुम लोग कहते हो कि सवाल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो कर देता हूं, वैसे मुझे जरूरत तो नहीं लग रही। लेकिन बस ये याद रखो कि ये एक एरे है। सही है। इसमें 1 2 3 4 और 5 लोकेशंस हैं। और जो काउंटर है ना इसमें 1 से लेके 4 तक, ये असल में इसका इस तरह से इंडेक्सिंग हुई हुई है। ये फिफ्थ डिजिट जो है ये चेक डिजिट खुद जनरेट होगा, और यहां से यहां तक वैल्यू इनपुट ली जाएंगी सारी यूजर से। बस ये एक एरे का मैंने शक्ल बना के आपको दिखा दी है, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। अब देखो, जो इन्होंने टोटलिंग की है ना, टोटल प्लस नंबर इनटू काउंटर, मुझे इस लाइन में एक गड़बड़ दिख रही है। क्या आप बता सकते हैं कि वो क्या गड़बड़ है? काउंटर मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए किससे? नंबर से। टोटल तो मल्टीप्लाई हो भी नहीं रहा, नंबर हो रहा है काउंटर नहीं, से। काउंटर हो रहा है ना नंबर से। हाँ, नंबर हो रहा है ना काउंटर से। नंबर तो काउंटर से हो रहा है, तो आप कह रही हैं कि नहीं होना चाहिए, हम्म। ये कह रही हैं। अच्छा, ठीक है। और कोई? जी। और किसी को कुछ कहना है? जी फरहीन, कुछ कहेंगी? खिजरा, याहिया, कोई कुछ कहेगा इस बारे में? हाँ बच्चों। सर काउंटर मल्टीप्लाई होने के बजाय ब्रैकेट्स में ही होना चाहिए, बिकॉज वो एरे है। नंबर ब्रैकेट बात काउंटर बिल्कुल एक सही है, एरे है। बिल्कुल सही बात की है, लेकिन थोड़ी सी गलत है। सही है। मैंने कहा कि भाई वेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एल्गोरिदम है मॉड्यूलो 10 का, यानी एक चेक डिजिट का एल्गोरिदम है, हम उसको नहीं छेड़ सकते। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भाई जब ऊपर तुमने इनपुट लिया है ना, नंबर और काउंटर लिखा है साथ में, तो यहां पे भी तुमने ब्रैकेट में काउंटर लिखना है, क्योंकि नंबर नाम का वेरिएबल नहीं है, एरे है। तो जब टोटल भी करोगे तो नंबर के साथ काउंटर लगाना जरूरी है, ये वाली बात होनी चाहिए। मल्टीप्लाई बाय काउंटर वो आगे हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके वेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। वो क्या होता है वो छोड़ दो, वो तुम्हारा काम ही नहीं है। लाइन बाकी पूरी सही है। नंबर के साथ काउंटर का होना जरूरी है, क्योंकि नंबर इज एन एरे, और एरे हमेशा या तो इंडेक्स वैल्यू पे चलता है, या काउंटर जो भी उसके अगेंस्ट में वेरिएबल लिया होता है उसकी वैल्यू पे चलता है। ये बात समझ में आई है तुम लोगों को? हाँ भाई। जी। ठीक है। भाई अगेन मुझे मैसेज आ गया कि 10 मिनट रह गए क्लास खत्म होने में। यार ये कहाँ जा रहा है टाइम। अच्छा भाई, लाइन नंबर 8 पे आओ। कोई मसला? हाँ भाई। कोई मसला नहीं। है ना? तभी तो रुक गया क्या है? भाई। क्या नंबर, मतलब? ये देखो ऊपर लाइन पढ़ो। द एल्गोरिदम स्टॉप्स व्हेन -1 इज मत। इनपुट। तो बस रुक जाओ यहाँ पे, जीरो नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आएगा -1। दो गलतियां करेक्ट हो गई। सही है। इक्वल्स टू की जगह उधर वो होना चाहिए था, लेस हाँ देन का साइन, अगर जीरो से कम हो। वो भी सही है, हाँ वो भी सही है, वो भी सही है। लेकिन देखो उसने स्पेसिफिक किया है कि -1 इनपुट होगा तो रुकेगा। उसने ये नहीं कहा कि जीरो से कम वैल्यू पे रुकेगा, वो फिर कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। -1 का मतलब है कि इट्स इक्वल टू -1, नॉट ओके। लेस देन जीरो। लेकिन हाँ, अगर कोई बच्चा रैंडमली नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो लिख देता है, तो इट्स एक्सेप्टेबल समहाउ, कभी कभी हो सकता है, बिल्कुल। आगे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि अगर तो नंबर काउंटर इक्वल्स टू -1 हुआ, देन फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू। है ना भाई? फ्लैग ट्रू हो जाएगा, यहां तक तो सही है। उसके बाद नेक्स्ट काउंटर करो।
नेक्स्ट काउंटर किया, ये ऊपर चला जाएगा फॉर पे, ठीक है। इफ नॉट फ्लैग, इफ नॉट फ्लैग का मतलब नॉट फ्लैग नहीं है, मतलब इफ फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स है, ये मतलब है इसका। लेकिन ये गलती नहीं है, मतलब जब नॉट फ्लैग लिखा हुआ होगा या खाली फ्लैग लिखा हुआ होगा, तो अगर खाली फ्लैग लिखा हुआ है तो मतलब होगा ट्रू, और नॉट फ्लैग लिखा हुआ तो मतलब होगा फॉल्स। ये गलती नहीं है, जस्ट बता रहा हूँ। कह रहे हैं कि अगर फ्लैग फॉल्स हो गया, यानी कि समझ लो कि -1 नहीं आया, फ्लैग हो गया फॉल्स, देन जो फिफ्थ इंडेक्स है नंबर नाम के एरे का, जो खाली पड़ा हुआ है, ये वाला जो फिफ्थ इंडेक्स है जो खाली पड़ा हुआ है, उसके अंदर ये वाला फंक्शन अप्लाई करो। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, छोड़ दो इसको। ये फंक्शन ये कर रहा है मॉड्यूलस कैलकुलेट कर रहा है, यानी कि रिमाइंडर कैलकुलेट कर रहा है। जो टोटल के अंदर वैल्यू है उसको डिवाइड कर रहा है 10 के साथ, और जो रिमाइंडर आएगा वो मेंशन करेगा एज द चेक डिजिट। अगर तुम चैप्टर नंबर 1 को रिकॉल करो तो तुम्हें याद होगा ISBN 13 और मॉड्यूलो 11 के अंदर जब हम डिवाइड बाई 10 और डिवाइड बाई 11 करते थे रिस्पेक्टिवली, तो रिमाइंडर को 10 से माइनस कराते थे और कहते थे कि भाई वो असल वैल्यू बनता है चेक डिजिट की, याद है। इन्होंने भी यही करने की कोशिश की है, रिमाइंडर को कैलकुलेट किया। लेकिन ये हमारा काम ही नहीं है पढ़ना। हमारा काम ये है कि हम लाइन नंबर 16 को देखें। लाइन नंबर 16 कह रही है कि भाई फॉर का काउंटर हमने चलाया 0 से लेके 5 तक। क्या ये लाइन सही है? 1 to 5 होना चाहिए। 1 to 5 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो एरे है ना भाई, वो 1 से लेके 5 तक जा रहा है। अगर हम उसको 0 से स्टार्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि 6 डिजिट्स आ जाएंगे इंक्लूडिंग द 0। तो 6 और इसकी इंडेक्सेस तो बाद हैं ही वाली नहीं। लाइन में नेक्स्ट काउंटर होना चाहिए। और उसके बाद वाली लाइन में ऐसी वाली नेक्स्ट लाइन। काउंटर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन ये गलती फिर भी नहीं है, क्योंकि आप अगर अपनी बुक को रिकॉल करें थोड़ा सा, जो उन्होंने सिलेबस दिया है इस वक्त का, वो ये कह रहा है कि अगर किसी बच्चे ने नेक्स्ट भी लिखा है खाली तो वी विल एक्सेप्ट इट। सही है, एक्सेप्ट कर लेंगे वो। ये उन्होंने मतलब सिलेबस अपडेट में लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा भाई, उन्होंने लिखा है, ठीक है। तो फॉर टू नेक्स्ट पे काम बन जाएगा आपका, इट्स ओके। क्योंकि देखो, लाइन वाइज चलते हुए आओ तो हमारे पास गलतियां कितनी मेंशन करवानी है, 3। सही है, 3 गलतियां हो गई, बस 3 गलतियां जहां हो गई ना वहां रुक जाओ, छोड़ दो आगे गलती हो रही है नहीं हो रही है, हमारा काम नहीं है भाई। 3 गलतियां हो गई, 3 ही की जगह थी, 3 ही नंबर मिलने थे, वो हमें मिल गए। तो बच्चों ये वाला काम तो खैर अभी मैं यहाँ लिख नहीं रहा, बस अभी हमने डिस्कस कर लिया है क्योंकि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट हो रहा है। तो बता दो भाई तुम लोगों को सेशन कैसा लगा, थोड़ा सा फीडबैक भी मुझे चाहिए होगा। कोई मसला, कोई बात ऐसी कि इस तरह नहीं इस तरह होना चाहिए, कोई फीडबैक अगर आप देना सर चाहें। इसका पार्ट सी भी है। इसका पार्ट सी भी है, बिल्कुल है, टाइम नहीं है। कल मैंने कहा ना, अगर मुझे 3 क्लासें भी कल कंसेक्यूटिवली करनी पड़ी ना, तो 9 बजे से स्टार्ट करके हम 3 क्लासेस कर लेंगे। सही है, वो कोई टेंशन नहीं है। और कोशिश यही है कि मैं तो चाह रहा हूँ कि भाई रोज आना क्लास। मेरी कोशिश तो यही है कि रोज क्लास हो जाए, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे पता है कि आप लोग कहेंगे कि भाई हमारा मैथ्स भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, तो अगर हम सिर्फ CS में PhD कर रहे होते तो फिर हम पढ़ते हैं खाली। तो ऐसा है कि हम 3 या 4 दिन बना लेते हैं, चलो। लेकिन टाइम यही होगा भाई। अब इस टाइम पे तुम लोग फ्री करो अपने आप को, नहीं हो रहा तो भी करो। अगर तुमने पेपर सॉल्व करने हैं साथ मिलके तो भाई ये करना पड़ेगा। सही है। और हमेशा याद रखना, यूट्यूब पे वीडियो जरूर मैं अपलोड करूंगा, मिल भी जाएगी। लेकिन वीडियो कभी भी आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर रही होती। आप डायरेक्टली सवाल नहीं पूछ सकते, आप मिसकॉन्सेप्शंस को क्लियर नहीं कर सकते वहां पे, यहाँ पे कर सकते हो। सही है। तो बी ऑन टाइम, 9 बजे सारे मामला छोड़ देना, दोस्तों को मैसेज कर देना भाई थोड़ी देर के बाद मिलेंगे। और अभी एग्जाम सेशंस चल रहे हैं, वैसे ही रमज़ान में फिर हमारे पास ये होगा, हाँ रमज़ान में ये ज़रूर होगा कि हमारा ये वाला टाइम नहीं चलेगा, फिर उसको हम रीस्केड्यूल करेंगे किसी और तरीके से। सही है। तो ग्रुप मैंने बना दिया है व्हाट्सएप पे, सब लोग वहाँ पे ऐड हो जाओ, कोई नहीं है वो भी हो जाओ। और अगर लेट सपोज किसी बच्चे को ये होता है कि सर कोई टॉपिक मुझे समझ ही नहीं आ रहा था और वो टॉपिक मुझे रिवाइज करना है, तो भी मुझे वहाँ पे क्यूरी दे दे ग्रुप पे आके। तो मैं उसके कोशिश करूंगा कि अगर 2-3 बच्चे ऐसे हैं जिसको वो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, तो उनकी एक कोई और एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे, वो टॉपिक भी समझा देंगे उसको। ठीक है भाई। और इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ मुझे नहीं पता, और अगर कुछ कर सकता हूँ तो मुझे बता देना भाई आप लोग। तो आज की क्लास हम साइन ऑफ कर रहे हैं। सही है। और
और इंशाल्लाह ये दोनों सेशंस जो हैं ये अब सॉरी अपलोड हो जाएंगे यूट्यूब पे, तो उसकी लिंक मैं आपको इंशाल्लाह ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। ठीक है जी, चलें भाई, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।